बोर्ड, अपराजिता स्पोर्ट्स सिटी कोटवार रांची, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, मनन विद्या मनराखन महतो स्कूल रांची, जेनेटिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रांची, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड रांची झारखंड, एनएमएल केराडरी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, एनएमएल छठी बरियातू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, तोरियन स्कूल रांची, समय होम्स रांची, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड रांची, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड रांची, वासुदेव चैटर्जी स्मृति फाउंडेशन, मेडिकेंट हॉस्पिटल बोकारो, इनलैंड पावर, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड झारखंड, आस्था जमशेदपुर, आकाश इंडिया, मार्वल ऑटोबाइक्स रॉयल फील्ड, टाइटेनियम महिंद्रा और बाल मुकुंद सुपर स्टील अपनाए, सुपर मकान बनाए। हम अपने और भी जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, उनके बारे में जानकारी देते रहेंगे, लेकिन इस बीच अब इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं, हमारे बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो जी हैं। मैं आपको सादर मंच पर आमंत्रित करती हूं और आपसे बातचीत करेंगे हमारे न्यूज़ 11 के प्रतिनिधि राकेश जी। बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब आपके स्वागत और सम्मान के लिए मैं अनूप सोनू जी से आग्रह करती हूं, श्रीमती बेबी चैटर्जी जी से आग्रह होगा, डायरेक्टर न्यूज़ 11, श्री सुदेश महतो जी पूर्व उप मुख्यमंत्री झारखंड महोदय का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ प्रदान कर साथ ही स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे और सप्रेम भेंट गिफ्ट हैम्पर प्रदान करेंगे। तालियां भी आपकी ओर से सम्मान में जरूर हों। न्यूज़ 11 कॉन्क्लेव 2025 में बहुत स्वागत और अभिनंदन। श्री सुदेश महतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब आपसे बातचीत करेंगे राकेश जी। हेलो हेलो हेलो, आइए। न्यूज़ 11 के इस मंच पर एक बार फिर मैं हाजिर हूं राकेश, और हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए खास शख्सियत मौजूद हैं। आसू प्रमुख सुदेश महतो हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। दादा, हम लोग बात कर रहे हैं कि 25 वर्षों का झारखंड, और इन 25 वर्षों में चूंकि आप भी सरकार के साथी रहे हैं, सरकार में आप भी डायरेक्टली रहे, आपने इन 25 वर्षों को कैसे देखा और कैसे देख पा रहे हैं? चीज़ें कितनी आगे बढ़ी हैं, कहाँ रुक गया, कहाँ और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? आपके नज़रों से, आपके नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे हम। राकेश जी धन्यवाद, और न्यूज़ 11 को मैं सबसे पहले अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए वो लगातार इस तरह से कार्यक्रम आप आहूत करते रहते हैं और झारखंड के कुछ चुनिंदे विषयों को आप एक बहस में लाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। आप झारखंड के संदर्भ में आपने 25 साल के इस सफ़र को जानने की इच्छा व्यक्त की है। संदर्भ बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल संदर्भ में चूँकि ये मुख्य आधार है इस राज्य के प्रगति का, तो हम यही कहेंगे कि प्रथम के जो वर्ष रहे हैं, प्रथम के जो शुरुआती वर्ष रहे हैं, उन वर्षों में आप जो सरकारें रही हैं उनका कार्यकाल और उनका समय अवधि बड़ा कम रहा है। सरकार फुल फ्लेट चलना बहुत मुश्किल था। ये बहुत बाद ये दौर आया, मुझे लग रहा है 14 के बाद से ये दौर प्रारंभ हुआ है, जब एक पंचवर्षीय पूरी एक जनादेश के साथ एक सरकार चली है। तो इसके ये 10-12 साल ही अभी हुए हैं। तो हम टुकड़ों में सरकार हमारी आई है, टुकड़ों में लीडरशिप आया है, विचार भी बटे हुए हैं, और दूरगामी जो निर्णय होने चाहिए थे राज्य के परिप्रेक्ष्य में, जहां आप अभाव पाएंगे, तो बेसिक में वो एक आधार हमेशा रहा है। गवर्नमेंट आती है, काम करते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फिर चली जाती है। लेकिन जो देखना हम चाहते हैं, हमेशा जिसको आप उदाहरण बनाना चाहते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं हम किसी बड़े और अच्छे प्रगतिशील स्टेट के साथ,
तो वहाँ की राजनीति और हमारी राजनीति में काफ़ी भिन्नता होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे राज्य में राजनीति जिस रूप से और जिस कदर और जिस स्तर पर होनी चाहिए और जितना उसमें डेप्थ होना चाहिए, गहराई होनी चाहिए, उसका घोर अभाव आज भी है। कि एक राजनेता के रूप में मैं बड़ा इसको स्वीकार करते हुए इस बात को कह रहे हैं। दादा आप भी पूर्व में सरकारों में हिस्सा मैं रहे हैं। स्वीकार करते हुए इन बातों को कह रहा हूँ जी कि इस तरह से जो व्यवस्था अभी चल रही है, इसका अंदेशा आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीधे तौर पर नहीं कर सकते। ये लोग, आम लोग एक जवाबदेह सरकार की इच्छा करते हैं और जवाबदेही उसे कहते हैं कि जो लोग जो कमिटमेंट करे उस कमिटमेंट को पूरा करे। तो ये दोनों में घोर अभाव हो जाता है। जब आप प्रारंभ में, जब चुनाव में आप आते हैं, चुनाव में जो आप कमिटमेंट करते हैं उन कमिटमेंट और आपके जो कार्यकाल में उस कमिटमेंट का कहीं भी प्रतिछाया दिखाई नहीं देता है, तो एक निराशा के दौर से जाते हैं और पब्लिक फिर से खुद को संगठित करती है और फिर से सोचने लगती है कि अगला क्या, अगला कैसे करेंगे। तो ये जो चल रहा है राज्य के अंदर में, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है उस पृष्ठभूमि को और उस स्टेटस को पाने में। दादा आपकी पार्टी पर आते हैं, क्योंकि संघर्ष का दौर है और एक बार फिर आप संघर्ष के रास्ते ही हैं। जिस तरीके से जनादेश आपको मिला, ये कहा जा रहा है कि सुदेश महतो एक साथ कई मोर्चे पर काम कर रहे हैं। वो कौन कौन से मोर्चे हैं? पहला तो मुझे समझ में आता है कि पुराने लोगों को आप एक बार फिर से पार्टी में जोड़ रहे हैं, और जो आपका कोर वोट बैंक है उस पर कैसे पकड़ मजबूत की जाए, उस दिशा में भी आपका प्रयास है। तो उस चीज़ों को कैसे आप, जो गैप हुआ चुनाव के बाद से, उसको कैसे भर पा रहे हैं आप? देखो, मुझे 3 तरह से देखना पड़ेगा। मैं एक राज्य के फाउंडेशन का एक सिपाही रहा हूँ, राज्य गठन में, और उसके संघर्ष का हिस्सा रहा हूँ। तो एक बड़ा काल है, बड़ा समय हमने व्यतीत किया है। उसकी वेदना को भी जानता हूँ और उससे आने वाले उल्लास को भी नज़दीक से देखा है। चाहत बड़ी है, लोगों की ख्वाहिशें बड़ी है, राज्य बड़ा एक व्यवस्था के अंदर जाना चाहता है, उस दौर को देखा। एक राजनीतिक दल की स्थापना करना और दल को नेतृत्व करना और इतनी चुनौतियों का सामना करना, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जी। इस बीच में जो सबसे बेहतर है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, और उसके लिए केवल सोचना नहीं, पहल भी करना। और उसके बेसिक उदाहरण राज्य के अंदर, चाहे राज्य सरकार के अंदर हो या बाहर, शासन में या शासन के बाहर, हमेशा उसको स्थापित करने पर मेरा जोर और फोकस रहा है और मैं उस काम को करता हूँ। सुदेश जी, सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर चर्चा जोर है, पेशा कानून को लेकर चर्चा जोर है, ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सुदेश महतो की पार्टी का अप्रोच इन विषयों को लेकर क्या है? जितनी कांग्रेस मौजूदा वक्त में प्रोएक्टिव नज़र आ रही इन चीज़ों को लेकर, क्या आप लोग रीजनल फोर्सेस भी इन चीज़ों पर उतना ही फोकस किए हुए हैं? देखो, मैं पिछले 2 सरकार को एक विषय के साथ देख रहा हूँ, वो है ये यहाँ के लोगों को स्थानीयता, नियोजन, और फिर हमारा पेशा कानून या फिर सरना धर्म कोड, ये बड़े विषय हैं इस प्रदेश के। प्रारंभ से ही जब ये चीज़ें आगे बढ़ी, स्टेट अलग हुआ, निर्णय कुछ आए, कोर्ट के कुछ दायरे थे, फिर उस दायरों में बदलाव आया कि लोगों ने आरक्षण के दायरे आगे जा सकते हैं, आरक्षण बड़ा हो सकता है। कमिटियां बनी, कमेटी से मैंने सरकार के प्रमुख नेताओं को भागते हुए भी देखा है। मैं भी बड़ा स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन निर्णय लेने में जब भूमिका तय की जाती है तो जवाबदेह लोग अपने को किनारा कर लेते हैं और चीज़ों को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। सरकार बदलने के कारण को भी वही बताते हैं कि सरकार बदलेंगे तो इसी कारण से बदलेंगे, और सरकार जब चला रहे हैं इन कारणों को अभी कहीं कोसों दूर रखे हैं। और आज जो परिवेश है स्थानीयता और नियोजन पर, आप देख रहे हैं कि आप जितने भी पद, पहले तो गवर्नमेंट के खाली पदों को भरने का कमिटमेंट के 5 साल लद गए, वो पार हो गए, वो सपना बन के रह गया। अब उससे आगे भी जब आप दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं, आज तक आपकी प्राथमिकता में यहाँ के ये 2 मूल विषय है ही नहीं। जहाँ तक सारना कोड का विषय है, सारना कोड का विषय है, ये एक नेशनली एक सब्जेक्ट है, राष्ट्रीय विषय है, जिसमें राज्य के एक बड़ी जनजातीय लोग, जो प्राकृतिक पूजक समाज है, वो अपने परिचय के साथ, अपने मान्यताओं के साथ इस देश में वो अपनी एक अलग जगह चाहता है। ये नई मांग नहीं है, पूर्वोत्तर में ये चीज़ें थी, ये स्थापित था, इनकी मान्यता उसी रूप से थी। आज पुनः
फिर से उसको पाना चाहती है। मैं उस काल को किसके कारण हुआ, क्या हुआ, क्यों हटाया गया, ये सारे डिस्कस के विषय हैं। लेकिन मैं नए सिरे से जब इस बात को प्रदेश के अंदर लोग उठाते हैं तो मैं बड़ा आश्चर्य करता हूं कि अपने राज्य के अंदर में ऐसा लगता है कि राज्य में अलग से केवल इस कानून को लागू करना है, नहीं, पूरे देश का है। और पूरे देश में पूरे जनजातीय वर्ग को एक साथ खड़ा होकर इस मांग को हम लोग उचित पटल पर हम लोग ले जाने की तैयारी और पैरविकार इसके हैं। जब जहां जरूरत पड़े, मैंने हाउस के अंदर भी और बाहर भी दोनों समय मैंने कहा है कि इस समाज की अपनी मान्यता अपने होनी चाहिए और उसके लिए जहां भी जिस स्तर पर होगा, और वो स्तर भी है, हम देश के स्तर पर इस निर्णय को लेके जाएंगे। इसके लिए अलग अलग कम्युनिटीज जो भी हैं, जो इसके सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक अगुवा हैं, उनके साथ बातचीत करना, दूसरे स्टेट के साथ भी एक तालमेल गोलबंद बनाना और राजनीतिक पहल भी इसकी होनी चाहिए। अगर मेरा प्रदेश की ये चाहत है तो अगल बगल के प्रदेश जो जहां पर इस सोसाइटी बड़ी तादाद में करें, वहां से भी, वहां की विधानसभा से भी इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए एक कॉमन एजेंडा देश के अंदर रख के इस लड़ाई को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अपनी खोई हुई जो विरासत, ताकत या पहचान को फिर से पा सकते हैं। अब मौजूदा जो गठबंधन वाली सरकार है, इन विषयों को लेकर उनका अप्रोच आपको कितना सकारात्मक नजर आ रहा है, या फिर सिर्फ बयानों में है सारी चीज़ें, या फिर वाकई वो लोग चाहते हैं कि इन मसलों का हल निकले? देखो, इस सब एजेंडा को केवल चुनावी एजेंडा बनाया जाता है। हमेशा ये चुनावी एजेंडा बनता है और चुनाव एजेंडा के बन के रह जाता है। लोग, मैं ये खुले दिल से कह रहा हूं कि लोग इस तरह के एजेंडा तय करते हैं जो जिसका रिजल्ट अभी तुरंत आना ही नहीं है, नहीं कर सकते। लोग इस तरह के सपने दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ा ईमानदारी से इन चीजों को रखता हूं कि जो संभव हो सकता है उन्हीं बातों को रखिए, और संभव सब हो सकता है, पहल करिए। पहल के लिए समय मत बिताइए, उसके लिए एक बड़ा लोगों का नुकसान हो जाता है। 32 का खतियान लागू होना चाहिए स्थानीय नीति पर, ये कोड लागू होना चाहिए। ये सब चीजों को लेकर आप प्रस्ताव आगे बढ़ाइए। हमारा स्टेट एकदम स्पेशल रहेगा कि जो दल इसके समर्थन में है सामने आए और आके इसको समर्थन देने का काम करें, और इसकी पहल हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक रूप से हम लोग कर सकते हैं। एक बड़ा सपना युवाओं को भी दिखाया गया था। 2019 में ये कहा गया था कि जब सरकार आएगी, फिर 2024 में भी कहा गया कि जब गठबंधन की सरकार दोबारा आएगी तो हम लोग 5 लाख नौकरी देंगे। उस सपने का क्या हुआ? आपको लग रहा है कि वो सपना ज़मीन पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ हद तक साकार हुआ, या फिर लग रहा है टोटली फेल था, वो एक झूठा कमिटमेंट था सरकार का? देखो, मैं अभी थोड़ा बाहर गया था, मैं वो आपको बता रहा हूँ उदाहरण। मैं एक इसी तरह का एक हमारे बाहर के प्रवासी भारतीयों का एक मिलन था, मैं वहाँ गया था और मैं लोगों से डिस्कस कर रहा था और चर्चा किया कि हमारे और वहाँ के व्यवस्था में क्या अंतर है। हमारे यहाँ व्यवस्था में और वहाँ का अंतर मैंने उनको बताया कि हम और आप अंतर, राजनीतिक अंतर सबसे बड़ा क्या है कि हम परखने के बाद चुनते हैं, और हम लोग के यहाँ है चुनने के बाद परखते हैं, कि चुनने के बाद देखते हैं ना काम करता है कि नहीं, ये हम लोग करते हैं। और वहाँ पहले ही देखते हैं कि आदमी काम कर पाएगा कि नहीं, उसका चुनाव होता है। ये बेसिक अंतर है चुनाव में। इसीलिए हम लोग जो परखने में जो समय चला जाता है, उसमें ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं गौन हो जाते हैं। दादा, जेटेट की परीक्षा होनी है, लेकिन उससे पहले भाषा को लेकर विवाद है। खासतौर पर पलामू, गढ़वा की बात कर ले या खूंटी की बात कर ले, तो वहाँ भाषा को लेकर एक बार फिर नए सिरे से विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। जानबूझ के ये सब किया जाता है, जानबूझ के ये सब किया जाता है कि जिला स्तर पर इस राज्य के अंदर किस जिले में क्या भाषा बोली जाती है, किसकी प्राथमिकता है, किस लोगों की जमात है, ये सारे राज्य सरकार के डाटा में है। अगर उस डाटा को तय करके अगर लोग काम करें तो मुझे लगता है कि कोई भी दूसरा लोग या कोई दल किसी अलग से कोई प्रेशर नहीं करेगा, बनिस्बत की उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को उस जिला के अंदर प्राथमिकता देना है। राज्य के अंदर भारत का ये पहला ऐसा राज्य है जो इतनी द्वितीय भाषा यहाँ पर है, लेकिन उसको अभी तक कहाँ लागू किया। द्वितीय भाषा का मतलब क्या होता है कि आपको अगर 13 तरह के आपने सेकंड लैंग्वेज आपने रख दिया, तो आपको सेकंड लैंग्वेज के आपको एक लिखित आपको राइटर भी तैयार करना पड़ेगा, मौखिक तैयार करना पड़ेगा, और जितने अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी, एक ब्लॉक का पदाधिकारी होगा, बीडीओ होगा, सीओ होगा, दरोगा होगा, जिनका संपर्क जनता के साथ है, उन्हें उस भाषा का या तो खुद से ज्ञान होना है या उसके सामने उस भाषा को जानने वाले लोग रखने पड़ेंगे। इस सेकंड लैंग्वेज का तो कोई मतलब ही नहीं रखा सरकार ने।
सेकंड लैंग्वेज केवल पेपर में आना तो पब्लिक खुश हो जाती है कि मुझे सेकंड लैंग्वेज का मुझे दर्जा प्राप्त है, लेकिन दर्जा का मानक जो है, उसका जो असूल है, उसका अनुपालन कहीं पर नहीं होता है। आज कहीं जाइए, खूंटी में जाइए, मुंडारी में कोई गांव का आवेदन आएगा तो मेरे कोई भी पदाधिकारी वहां पर उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, कर्मचारी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, उसकी लिपि वहां पर नहीं है, तो कैसे हम काम कर रहे हैं बताओ। ये सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश में आज तक जो हुआ है वो हमारे यूथ का हुआ है। एक बड़ा भटकाव आया है, नौकरी के नाम पर, नियोजन के नाम पर सपना दिखाया गया, जिस सपना को कभी ना पूरा करने का इस सरकार ने कसम खाया है। एक सपना आप लोग भी देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव लड़ा जाए, तैयारी है वहां को लेकर सुदेश जी, या फिर अभी आप सोच रहे हैं? राजनीतिक महत्वाकांक्षा और दायरा हर पार्टी का होता है कि वो बढ़े। कई लोग, बिहार के लोग, ये संपर्क हमारे हमसे किए हैं, पार्टी से किए हैं कि हम लोग यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरी राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इन विषयों पर निर्णय लेंगे। हमारा गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ रहा है, अगर मुझे लगे कि मुझे वहाँ भाग लेना है या नहीं लेना है तो इस स्तर पर हम बात करेंगे। हम बंगाल चुनाव है 26 में, हमने पिछली बार भाग लिया था गठबंधन के साथ, इस आगे भी हमारी तैयारी चल रही है। तो जो वहाँ एनडीए के लोग हैं उनसे कोई आपकी डायलॉग, कुछ बातचीत इस संदर्भ में चुनाव को मैं उस विषय में जब देखूंगा कि मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ या फिर हमारा वहाँ आना लाभकारी है या दल के विस्तार के लिए जरूरी है, तो उस तरह के निर्णय समय पर हम लोग लेंगे। सुदेश जी, आने वाले 5 वर्षों में पूरे देश से ही झारखंड की जो पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव होगा। मसलन परिसीमन होना है, इसके अलावा जातीय जनगणना होना है, महिला आरक्षण आना है, तो वो जो संभावनाएं हैं कि क्या कुछ बदलेगा, उन संभावनाओं के बीच क्या सुदेश महतो अपनी पार्टी को उस शेप में लेके बढ़ रहे हैं उन संभावनाओं के आसपास कि ये हो सकता है? देखो, दो चीज़ें तो बड़ा अच्छी पहल हो रही है। जो एक महिलाओं का आरक्षण 29 से जो महिला का आरक्षण अगर आना है तो ये हमारी एक बड़ी लड़ाई रही है। उस लड़ाई को मैंने राज्य के अंदर महिलाओं को जनजागरण से लेकर सशक्तिकरण के सारे कार्यक्रम स्थापित किए हैं, तो मैं उनको नेतृत्व के रूप में देखना चाहता हूं। मैंने पंचायत मुखिया से जिला परिषद तक उनको देखा है। मैं अब बड़ी भूमिकाओं में अपने आरक्षण के दायरे में हम उनको देखना चाहते हैं कि एक बड़ी तादाद, बड़ी संख्या में उनका नेतृत्व आए। ये मेरी कोशिश होगी, तैयारी होगी और इसको हम लोग लेके आएंगे, ये तैयारी है। दूसरा, जहाँ जातीय जनगणना हो रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा कि ये देर से सही एक बड़ा निर्णय है, चूँकि अपेक्षित रूप से कई समाज अपने जो होने का या फिर अपने पिछड़ेपन का, अपने शैक्षणिक पिछड़ेपन का, सामाजिक पिछड़ेपन का सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था, तो जातीय जनगणना के माध्यम से उनके जाति की एक आंकड़ा आ जाएगा और इसके साथ साथ उनके आर्थिक स्थिति पर भी सरकार बेहतर प्लान कर पाए, ये संभव हो सकता है। मैं इसके साथ साथ एक जोड़ता हूं कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ा निर्णय होना है इसके बाद, और हमारा सबसे बड़ा विषय होगा कि इस आंकड़े के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित हो, जिसकी जितनी आबादी उसके अनुसार उसका आरक्षण तय होना चाहिए। ये हमारा विषय है और इस विषय को लेकर हम लोग और आगे बढ़ेंगे और जो संभवित जो निर्णय जहाँ से लिया जाएगा उनके लिए ये हमारा प्रस्ताव रहेगा कि इस जनगणना के बाद आरक्षण की सीमाएं भी तय होनी चाहिए। कल चूंकि आपके पार्टी का स्थापना दिवस भी है, कैसी तैयारी है? और क्योंकि अब जो शुरुआत आप कर रहे हैं एक बार फिर से जीरो से कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका एक वोट बैंक था 2024 में जिस तरीके से खिसका, तो एक चुनौती है सुदेश महतो के समक्ष उसको विधानसभा के दलीय गणित पर यह विषय हो सकता है। राजनीति में और कार्यकर्ता या फिर कार्यक्षेत्र में यह विषय नहीं है। दलीय रूप से पार्टी को चुनावी परिणाम को बदलने के लिए फिर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी चल रही है हमारी, और हमारा हमेशा तैयारी ग्राउंड जीरो से ही होता है। मैं हमेशा चौपाल की बात करते रहा हूँ, गांव गणराज्य की बात करते रहा हूँ, ग्राम सभा को ताकत देने की बात करते रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ दलीय रूप से विचार का जगह बने और वैचारिक रूप से झारखंड में एक राजनीतिक दल को स्थापित करने की मेरी तैयारी है। संघर्ष की लंबी भूमिका पार्टी के साथ है और इस राज्य को बनाने में इनकी भूमिका रही है, तो उन्हें राज्य को सजाने, नवनिर्माण में भी इस दल को और इस विचार को स्थापित करने की तैयारी हमारी चलेगी। सुदेश जी, झारखंड में एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, लेटर पॉलिटिक्स। आप भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस के वित्त मंत्री कई विषयों पर लगातार मुख्यमंत्री को न सिर्फ पत्र लिख रहे हैं बल्कि उन पत्रों को सार्वजनिक भी कर रहे हैं। चाहे आपने देखा होगा भाषा विवाद पर उन्होंने वित्त मंत्री ने पत्र लिखा, इसके अलावा राज्य में एससी आयोग के गठन की मांग को लेकर पत्र लिखा। दूसरी तरफ सरना फ्लाईओवर को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका जो बयान आया कि आदिवासियों की अनदेखी हुई, उनकी भावना को नहीं समझा गया,
तो आपको लग रहा है कि गठबंधन में सारी चीज़ें ठीक चल रही है या कुछ है मसला? ये चीज़ें कभी कभी ना प्रेशर पॉलिटिक्स भी होता है, और मैं तो बात रख रहा हूँ, मैंने तो बात रखी, मैंने तो चिट्ठी लिख दिया जी। फॉर्मल भी होता है। तो सरकार कितनी गंभीर है? सरकार अगर है, सरकार कांग्रेस, सरकार जेएमएम, सरकार राजद, ये सरकार है, तो सरकार है तो सरकार में ये अगर वो हिस्सा है, वो माननीय कैबिनेट है, तो उनके बीच में पत्राचार हो रहा है तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा, ये अच्छे संकेत नहीं माने जाएंगे। सर, आपने कभी मंथन किया, आत्ममंथन की क्या वजह रही चुनाव में इस तरीके के परिणाम आए? हमारा मंथन चलता है। मैं झारखंड, मैंने अभी बताया ना कि हम लोग झारखंड में और झारखंड के अंदर सरकारी संसाधन को हम दुरुपयोग किस रूप से करेंगे, इसके बड़े उदाहरण पिछले चुनाव में आए हैं। सरकारी पदाधिकारियों का दुरुपयोग क्या हो सकता है, इसको देखे हैं। 32 के नाम पर होली दिवाली किस रूप से झूठा मनाया जा सकता है, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों को परमानेंट करने का झूठ किस रूप से परोसा जा सकता है। इस सरकार ने ये सारी चीज़ों को पिछली बार दिखाया है, और मजेदार बात है कि सरकारी जनता के धन पर, जनता के संसाधन पर इस तरह का ताना बाना बुना गया है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये कभी भी आधार नहीं हो सकता है। वो विकास की बातें कभी खड़ा होकर नहीं कर सकते हैं। शिलान्यास, उद्घाटन, जो बेसिक डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन झारखंड उठ खड़ा कैसे होगा? झारखंड की इतने बड़ी आबादी के लिए हम रोजगार की व्यवस्था क्या करेंगे? सरकार के बचे पद जो बचे हुए हैं, इन पदों को अगर छोड़ दें तो इस 6 साल 7 साल में सरकार ने नौकरी के लिए कौन सी योजना क्रिएट की है, कौन से प्लान किए हैं, कौन से प्लान लेके आए हैं कि दूरगामी सरकार का क्या प्लान है इस राज्य को लेकर? ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाएगा। अब एक ही काम हो रहा है, 1 तारीख से 30 तारीख तक वो 1500 से 1800 करोड़ रुपया इकट्ठा करना, ताकि मैया योजना के कार्यक्रम को हम लोग आगे कंटिन्यू कर सके। सरकार का एक ही प्लान चल रहा है। आप चूंकि एनडीए के पुराने साथी हैं, मौजूदा वक्त में किस तरीके से जो एक मोर्चाबंदी होनी चाहिए थी प्रदेश में सरकार के खिलाफ, वो तो ना तो बीजेपी के स्तर से दिखता है ना आप लोग के स्तर से दिखता है विपक्ष में होने के नाते। अभी सरकार के 7 महीना हुए हैं, अभी आप लोग समय दे रहे हैं, सरकार का प्रवेश होगा। मैंने खुद कहा था कि 6 महीना तक सरकार के और सरकार को किसी तरह का अभी ब्लेम करने का नहीं है। सरकार को काम करने का अवसर भी देना चाहिए। इतना बड़ा जनादेश, इतना बहुमत से जीता सरकार, 6 महीना अगर कार्य योजना बनाने में लेती है तो उनको देना चाहिए। लेकिन अब 7वां 8वां महीना में प्रवेश कर रहे हैं। 8वां महीने में सरकार का आंकड़ा को अब सामने रखेंगे, प्लेटफॉर्म में हम लोग रखेंगे, और रखने के बाद अब आने वाले समय में हर विभाग से सरकार को चुनौती, हर पटल पर चुनौती, हर टेबल पर चुनौती मिलेगा। अराजकता का जो हालत इस प्रदेश के अंदर में है, गैर जवाबदेह सरकार का सबसे बड़ा अगर कोई आंकड़ा कहीं पर मिलेगा तो आपको वहीं पर मिलेगा। कोई किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, वही सरकार के अंदर चल रहा है। क्योंकि कई सारे सवाल हैं और हमारे दूसरे गेस्ट भी हैं। सुदेश जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा और वो वाजिब सवाल भी है। आप चाहे तो उसका उत्तर दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। क्या जयराम महतो की पार्टी सुदेश महतो के लिए चुनौती है? देखो, मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। चूँकि जो दल एक विषय के साथ आगे जाए, एक हम दोनों का एक छात्र संगठन के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र संगठन से आगे बढ़े, फिर एकल हम लोग ने अपना परिचय बनाया, फिर राजनीतिक दल के रूप में हमारी भूमिका बढ़ी। हमारे सब्जेक्ट एक रहे हैं, विषय एक रहे हैं, लेकिन विषय का जब समाधान की बारी आई या फिर निराकरण या लीडरशिप की बारी आई, या फिर लीडरशिप को जब हम काम करते हुए देखना चाहते हैं, लीडरशिप को जवाबदेह बनाना चाहते हैं या उसके लिए जनादेश देते हैं, वो दोनों में जो अंतर आ रहा है, इसको आगे मेरे लिए चुनौती है कि जो झारखंड के विषयों के साथ खड़ा हुआ जो संगठन है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू हमारा उसी बेसिक मुद्दों पे साथ खड़ा है। अब हम उन विचारों के साथ उस झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि उनके होने का, उनके लीडरशिप का ये 40-50 साल हम कहाँ हैं, ये राज्य कहाँ है, राज्य को कहाँ ले जा रहे हैं, ये विषय हमारे लिए चुनौती है और इस विषय पर हम काम कर रहे हैं। दादा, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। जैसे ही परिणाम आया, हमने देखा कि एक एक करके कई लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। वो गैप जो हुआ उसको पता है आपको कि जब हमने पार्टी की शुरुआत की थी तो मेरे साथ कितने लोग थे? गिन के 3 या 4 लोग थे। तो पार्टी तो हमेशा बड़ी है आज के दिन में जी। लोगों का राजनीतिक इच्छा और आकांक्षा रहती और उस आधार पर वो निर्णय लेते हैं।
ये एक आदत सी बनी हुई है कि सरकार के साथ, चूंकि कई राजनेताओं में राजनीति को आजीविका का आधार बनाते हैं या उसके संरक्षण में रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग का आना जाना लगा रहेगा, आज यहाँ कल वहाँ परसों और कहाँ, बहुत फर्क नहीं पड़ता आंसू को। चलिए दादा, हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया, बेहद शुक्रिया आपका। और हमारा ये जो कॉन्क्लेव है, ये जो कारवां है, ये आगे भी चलता रहेगा। अभी हमारे साथ कई और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 को फिर से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुदेश महतो जी। प्लीज हमारे यहाँ पे कई गणमान्य अतिथि हैं, उनका स्वागत आपके कर कमलों द्वारा हम कराना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री एन कुमार जी को, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। महोदय आप प्लीज मंच पर आएंगे, आपका हम स्वागत और सम्मान करेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री झारखंड श्री सुदेश महतो जी के करकमलों द्वारा और वीसी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी महोदय को हम आमंत्रित करते हैं मंच पर। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वाइस चांसलर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो जी के घर कमलों द्वारा आपका स्वागत और सम्मान पुष्पगुच्छ के साथ और स्मृति चिन्ह हम प्रदान कर रहे हैं न्यूज़ 11 कॉन्क्लेव 2025 के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।